अस्सलाम वालेकुम। अच्छा व्यूअर्स, अभी हम इंशाल्लाह इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ पढ़ेंगे। तो डिजीज़ स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर केमी नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली जितने भी डिजीज़ हम पढ़ेंगे तो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ पढ़ेंगे। तो हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ डिजीज़ होते हैं। एक हमारे पास के की अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है और इसी तरीके से हमारे पास कोन डिजीज़ होती है। तो इस दोनों की कम्बिनेशन से हमारे पास क्या है कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो मतलब अकर होते। तो हमारे पास क्या है कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ IBD इंक्लूड अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड कोलन डिजीज़। ठीक है, तो फिर हम बाद में पढ़ेंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है और कोलन डिजीज़ क्या है और वो क्यों जो है हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ डिजीज़ उसको हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस है और क्रोहन डिजीज़ है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो अफेक्टेड एरिया फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास कि वो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो कौन सा एरिया इफेक्ट करते हैं और क्रोहन डिजीज़ कौन सा एरिया इफेक्ट करते हैं। तो एमसीक्यूज़ के लिहाज से याद रखें कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है कि मोस्ट म्यूकोसा ओनली यूजुअली इन्वॉल्व रेक्टम एंड प्रोसीड अप द कूलान। ठीक है, तो क्या करते हैं कि सबसे पहले ये आप जान लें कि ओनली म्यूकोसा जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस में वो हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस में इफ़ेक्ट होते हैं और वो स्टार्ट होती है मतलब क्या है कि कूलान और रेक्टस जो है रेक्टम के दरमियान वो स्प्रेड होते हैं। समझ गए? फिर हमारे पास ये है कि अगर हम क्रोन डिजीज़ को देख ले तो फुल थिकनेस ऑफ द इंटेस्टाइन मोस्ट कॉमन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्टली जो कॉमन होती है वो हमारे पास क्या है कि क्रोन डिजीज़ है। इसी तरीके से हमारे पास उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस की खसूसियत यही है कि उसकी म्यूकोसा जो है वो रेड हो जाती है। जो इंटेस्टाइनल वॉल इन इज एडेमेटोस एंड फ्राइबल ब्लीडिंग इजीली प्रीडिस्पो पाइलोप्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो हमारे पास क्या होते हैं कि जो इंटेस्टाइन की वाल्स होती है तो उस वाल को क्या कर लेते हैं, डैमेज करवाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से उस वो रेड जो है रेड कलर मतलब प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्राइबल को कहते देख ले उसमें एक वर्ड से, ठीक है, तो हमारे जब इजीली एक चीज़ को ब्रेक डाउन किया जाए तो उनको हम प्राइबल कहते हैं। तो इंटेस्टाइनल वॉल तो इसी तरीके से सेंसिटिव होती है, तो इसी वजह से उसकी जो ब्रेक डाउन होती है मतलब वो हो जाती है, तो उसमें म्यूकोसा रेड होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में उसी तरीके से कोलन डिजीज़ में क्या होते हैं, एडेमेटोस बाउल वॉल इन्फ्लेमेटरी सेल्स म्यूकोसल अल्सरेशन ग्रेनुलोसम आर स्किप लीशंस नॉर्मल एरिया। ठीक है, तो क्रोन डिजीज़ में ये एक होते हैं कि हमारे पास उसकी जो म्यूकोसा होते है उसमें लीशंस आ जाती है, मीन एडेमेटोस आ जाती है, एडेमा सा बन जाते हैं। समझ गए, मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाती है किस चीज़ की। इसी तरीके से जो वाटर्स होते हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चले जाते हैं और उस बाउल वाल जो होती है इंटेस्टाइन के इनसाइड वाल जो मतलब लाइनिंग जो होती है उसमें एडेमेटोस आ जाती है, मीन इम्प्लाम हो जाती है, एडेमा बन जाती है। समझ गए? फिर हमारे पास ये है कि उसकी साइन सिम्टम क्या है। समझ गए? तो हमारे पास उसकी जो साइन सिम्टम है अल्सरेटिव कोलाइटिस के, तो सबसे पहले वो डायरिया काज होती है, फ्रीक्वेंटली ब्लडी एबनॉर्मल क्रैम्पिंग रिवील बाय डिफिकेशन रेक्टल ब्लीडिंग। ठीक है, तो ये जो साइन सिम्टम है वो हमारे पास क्या है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के कि वो सबसे पहले डायरिया काज होगी, इसीलिए कि उसकी म्यूकोसा को डैमेज करवाते हैं और इस म्यूकोसा में क्या होते हैं कि जो डायरिया से हमें बचाते हैं। तो एस्चेरिचिया कोलाई और ये सब चीज़ें जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो बैक्टीरिया होती है जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होती है, मीन नॉर्मल फ्लोरा होती है, वो डैमेज हो जाती है, तो इसी वजह से हमें डायरिया काज होती है। फिर हमारे पास क्या है कि
क्रोहन डिजीज़ का साइन सिम्टम प्योर आ जाती है, टेम्परेचर मलेसिस मीन नॉर्मल बॉडी जो वीकनेस आ जाती है, फैटीग उसकी जो सुस्ती, इसी तरीके से मेंटल क्या है कि मेंटल अनएजीनेस आ जाती है, वेट लॉस हो सकती है, ठीक है। इंटरमिटेंट डायरिया, क्रैम्पिंग और स्टडी राइट लोअर क्वाड्रेंट और प्री अम्बलाइकल पेन भी हो सकती है। और पोस्ट ग्रेजुएट कि हमारे पास ये सब जो साइन सिम्टम पोस्ट प्रेंडिकल ब्लोटिंग होते हैं। तो पोस्ट ब्लोटिंग जो है वर्ड्स ये हमारे पास जब हम मील हो कर देते हैं, फिर उसके बाद जो क्या है कि पुल स्पील होती है ना, तो उनको हम पोस्ट प्रेंडियल ब्लोटिंग कहते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास प्री पेंडियल ब्लोटिंग भी हो सकती है कि वहाँ आप खाने से पहले जो है वो आपकी पुलनेस फील होगी। तो ये था हमारे पास ये है कि क्रोहन डिजीज़ की जो करेक्टरिस्टिक है और अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो डिफरेंस, ये दोनों की जो डिफरेंसेस है, ठीक है। फिर हमारे पास ये है कि उसकी जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले जो है मैसिव हेमरेज आ जाती है, मीन उसकी जो सिवियर ब्लीडिंग की वजह से या इसी तरीके से उसकी जो ब्लड वेसल होती है वो रप्चर होने शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास ये है कि हाइपोवॉल्यूमिक टॉक्सिक मेगा कोलान रैपिड डायलेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल कैंसर ऑफ द कोलान, ठीक है। तो फिर हो जाती है उसकी कॉम्प्लिकेशन अल्सरेटिव कोलाइटिस से जो मैसिव हेमरेज हो सकती है, मतलब ज़्यादा जो ब्लड वेसल होती है उसकी कि बर्स्टिंग हो सकती है, उसकी रप्चर हो सकती है, ठीक है। और उसकी फिर वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक इसीलिए कि वो हमने पहले ही बताया कि उसको वोमिटिंग और डायरिया ये सब चीज़ें आ जाती है ना, तो इसी वजह से उससे फ्लूइड जो इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं, तो उसी वजह से उसकी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक अकर होते हैं। फिर हमारे पास क्या है कि टॉक्सिक मेगा कोलान का मकसद ये है कि उसकी सेवेयर ब्लीडिंग हो जाती है, समझ गए। फिर उसके जो इंटेस्टाइन है वो जब एम्प्लैम हो जाती है, तो उसी वजह से कोलान कैंसर भी हो सकती है, समझ गए। तो ये हमारा था क्या है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन। फिर हमारे पास क्या है कि पेस्चुला और एनल प्रेशर, पेरिनल डिजीज़, और इसी तरीके से हमारे बाउल ऑब्स्ट्रक्शन एंड परफोरेशन, ठीक है। तो सब ये जो डिजीज़ है ये भी हमारे पास किस चीज़ के हैं, क्रोहन डिजीज़ में आ सकती है। और एक जो मेन डिफरेंस है क्रोहन और अल्सरेटिव डिजीज़ में, तो वो ये है कि क्रोहन डिजीज़ जो है थ्रू आउट द जीआईटी काज हो सकती है, मीन थ्रू आउट द जीआईटी जो होती है, मतलब माउथ से लेके सोवेगस, मतलब माउथ से लेके एनस तक जितने भी जीआईटी है वो हर जगह पे क्रोहन डिजीज़ हो सकती है। मतलब जिस जगह पे भी एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो वो हम क्रोहन डिजीज़ में ले सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि कोलान अफेक्टेड होती है स्पेसिफिक अल्सरेटिव कोलाइटिस में। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस डिजीज़ होती है ना, तो वो डायरेक्टली कोलान को इफेक्ट, ठीक है। फिर हमारे पास यही जो है डिफरेंसेस था, मेन जो डिफरेंसेस है। और जो पिस्टुला है, पिस्टुला हम उस चीज़ को कहते हैं जो कि हमारे पास जब एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाती है ना, तो इस एबनॉर्मल कनेक्शन को हम पिस्टुला कहते हैं। फिर प्रेशर आ जाती है जो कि लॉन्गिट्यूडनल जो है, जब कोई स्प्लिटिंग हो जाती है या टेयर फॉर्मेशन हो जाती है एनस में, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम प्रेशर कहते हैं। और इसी तरीके से एनल जो डिजीज़ है ये सब ऑब्स्ट्रक्शन, बाउल जो ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज़ है, इरिटेबल, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे, ये हमारे पास क्रोहन डिजीज़ में आते हैं। और ये था हमारे पास डायग्राम, तो आप देख लें कि हमारे पास क्रोहन डिजीज़ में क्या होता है। क्रोहन डिजीज़ में होते हैं अल्सरेटिव डिजीज़ को पहले देखें, तो अल्सरेटिव डिजीज़ में तो ये देख ले हमारे पास अल्सरेटिव डिजीज़ है, ठीक है। तो अल्सरेटिव डिजीज़ की जो लाइनिंग होती है वो म्यूकोसा को अफेक्ट कर लेते हैं। आप देख ले उनकी म्यूकोसा को अच्छी तरीके से देखें। और इसी तरीके क्रोहन डिजीज़ में ये होती है कि उनकी जो म्यूकोसल वाल होती है वो थिन हो जाती है, ठीक है, एडिमाटोस आ जाती है, हमने पहले भी बताया, समझ गए। तो इसी तरीके क्रोहन डिजीज़ में जो लाइनिंग होती है तो वो एम्ब्लेम हो जाती है, एडिमाटोस आ जाती है, ठीक है। और इसी तरीके से जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो हमारे पास क्या हो जाती है कि
पर हमारे पास क्या है कि उसकी काजेस क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है, मीन वो पहले से जीन और इसी तरीके से वो इफ़ेक्ट हो सकती है मीन थ्रू ऑफस्प्रिंग, और इसी तरीके से वो आ सकती है उसमें बाई बर्थ, ठीक है, जो जो क्रोहन डिजीज़ है, ठीक है। फिर दूसरी नंबर जो है वो हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये भी हो सकती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस इज़ 3 टाइम मोर कॉमन देन क्रोहन डिजीज़। तो ये भी आप याद रखें कि क्रोहन डिजीज़ से अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो कितनी जो है टाइम मोर कॉमन है, ठीक है। तो 3 टाइम, तो ये भी उसके लिए याद रखें। ये हमारे पास काजेज़ होती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के, समझ गए। फिर हमारे पास क्या है कि हायर, तो उसकी हायर प्रेवलेंस अमोंग द जूशियस पॉपुलेशन। तो ये भी हमारे पास एक रीजन होती है कि उसमें जो मकदार होती है उसकी जो प्रेवलेंस उसने चिक की मीन जो न्यू केसेस होती है, और उसकी जो टोटल पॉपुलेशन में जब हम केसेस चेक कर लेते हैं तो उनको हम प्रेवलेंस कहते हैं। तो उसकी पॉपुलेशन पॉपुलेशन जो है एक रीजन है वो उसमें ये हो सकती है, ये बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। और इसी तरीके से वो इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी इज़ बिलीव्ड अप्लाई अ रोल इन बोथ कंडीशन एज एंटीकोलन, ठीक है, एंड एंटीबॉडीज़ आर ऑफ्टन प्रेजेंट इन द ब्लड, ठीक है। तो ये भी हो सकती है कि इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से भी हो सकती है, किस चीज़ की, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो सकती है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है कि इन अल्सरेटिव कोलाइटिस एक्यूट, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस एक्यूट अटैक कैन बी ट्रिगर बाय इन्फेक्शन एंड इमोशनल टेंशन, ठीक है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो इमोशन की वजह से भी आ सकती है, ठीक है, कि जब कोई भी इन्फेक्शन हो जाती है और उस इन्फेक्शन की वजह से एक इंसान को कोई टेंशन हो जाती है तो डायरेक्टली जो है उनकी जो म्यूकोसा होती है इंटेस्टाइन की, तो इसी वजह से वो म्यूकोसा जो है वो डैमेज हो सकती है। तो ये हमारे पास इमोशनल टेंशन से भी आ सकती है। फिर फैक्टर सच एज एनवायरमेंटल ट्रैगर, जेनेटिक्स, इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन एंड अल्टरनेशन in gut microbiota are implicated in inflammatory bowel disease development, ठीक है। तो हमारे पास क्या होते हैं कि फैक्टर सच मुख्तलिफ़ किस्म के एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकती है कि उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होते हैं, ठीक है। आप अगर देखें तो एनवायरमेंटल ट्रैगर मीन जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसर की वजह से भी हो सकती है, और जेनेटिक्स म्यूटेशन वगैरह की भी हो सकती है। इसी तरीके से अगर एक पर्सन की इम्यून सिस्टम सही काम नहीं करा रहा हो, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो सकती है, ठीक है, कि इंटेस्टाइन की जब पेरिस्टालिसिस इफेक्ट होती है तो लाजिम इस पे इफेक्ट होते हैं, समझ गए। कि अल्टरनेशन इन गट माइक्रोबायोटा आर इम्प्लिकेटेड इन बाउल इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ डेवलप, ठीक है। इस इम्प्लिकेटेड की वजह से, उस कॉम्प्लिकेशन की वजह से, उसकी अल्टरनेशन की वजह से हमारे पास क्या हो सकती है कि हमारे पास इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो सकती है। फिर हमारे पास क्या है कि मैनिफेस्टेशन उसकी क्या है, ठीक है, किस चीज़ के, हमारे पास इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के। तो अटैक ऑफ डायरिया दैट में बी ब्लडी एंड कंटेन म्यूकस, इसीलिए ब्लडी होते हैं कि कोई भी रप्चर वगैरह हो जाती है या म्यूकस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो जब वो स्टूल या डायरिया वगैरह क्या होती है तो उसमें क्या होता है कि ब्लड भी हो सकती है और पस भी हो सकती है, मीन म्यूकस भी हो सकती है, और डायरिया पे इफेक्ट कराते हैं। तो डायरिया तो हमने पहले बात की कि डायरिया हो सकती है, उसकी जो कोलरा और एस्टेरिशिया कोलाई इफेक्ट होती है तो उसकी वजह से डायरिया आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैनिफेस्टेशन था, फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। फिर हमारे पास दूसरी जो है वो हमारे पास एब्डोमिनल पेन विद क्रैम्पिंग होते हैं। तो एब्डोमिनल क्रैम्प इसीलिए होते हैं कि हमारे बॉडी में जब आप अगर अपने एब्डोमिन को देखो तो उसमें स्मॉल जो है वो ब्लड वेसल नज़र आती है, ठीक है। जब अंदर की तरफ से कोई भी उस पर
मतलब प्रेशर आ जाती है। तो जब प्रेशर आ जाती है तो वो बाहर की तरफ क्या है कि इसे लकीर सा उस पर आ जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास मलाइजी आती जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट और अनईजीनेस कि उसमें जो सुस्ती है वो आ जाती है उसकी वजह से, जो इम्प्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है। फिर हमारे पास प्योर ड्यूरिंग फ्लेयर अप, ठीक है। तो प्योर भी हो सकती है उसमें ये डिजीज़ होने की वजह से, ठीक है। फिर हमारे पास क्या, ठीक है, तो वेट भी लॉस हो सकती है इसी वजह से कि वो जो कुछ भी वो ले रहा हो तो वो उससे थ्रू डायरिया और ये कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो उससे ये सब चीज़ें जो है वो जारी होती है, वो उससे रिमूव होती है। फिर हमारे पास स्टूल कलर डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द सिविलिटी ऑफ ब्लीडिंग, ब्लैक टेरी स्टूल विथ स्लो ब्लीडिंग, रेडिश स्टूल विथ फ्रीक्वेंट डायरिया, ठीक है। तो हमारे पास ये है कि ब्लड की जो मतलब स्टूल की जो कलर होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अपर जीआईटी में कोई भी ब्लीडिंग या इसी तरीके से लीशंस हो तो उसी वजह से जो भी स्टूल करेगा जो वो ब्लैक स्टूल होगा, ठीक है। जब स्टूल ब्लैक होगा तो आप जान लीजिए कि अपर जीआईटी में कोई भी इन्फेक्शन और ब्लीडिंग होती है, चली जाती है, ठीक है, मतलब स्टार्ट है। और फिर अगर कोई भी एक पर्सन ऐसा हो कि उसकी ब्लड की कलर रेडिश हो तो उनको ये लाजिम एनालाइज करना होगा कि उसकी जो लोअर जीआईटी है, ठीक है, उसमें कोई भी ब्लीडिंग स्टार्ट है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है स्टूल की कलर, उसकी सिविलिटी और उसकी लोकेशन पे। फिर हमारे पास उसके किया है कि प्लेयर ऑफ ट्राइगर बाय फिजिकल इमोशनल स्टेट्स, ये भी हम देखेंगे कि उसको ड्यूरिंग द जो हम प्रिकॉशन और इम्प्लीमेंटेशन उस पर अप्लाई करते हैं तो उसकी स्ट्रेस की लेवल को असेस करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास ये है कि उसकी स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है। फिर पीरियड ऑफ रिमिशन आफ्टर प्लेयर लास्टिंग फॉर वीक और टू डिकेड, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि उससे ये भी मालूम करना होगा कि वो कितनी दफ़ा जो है डे में या इसी तरह वीक में उसकी पीरियड क्या है, वो कितने जो है वो डिपिकेशन की प्रोसेस जो है, और उसकी जो लास्ट डिपिकेट था ना वो वीक में उसकी लास्ट डिपिकेशन कहाँ हो, मतलब कितने टाइम हुए, ठीक है, ताकि वो अपना उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन की और प्लानिंग की जो स्टेप्स होती है नर्सिंग प्रोसेस में, तो इसीलिए इम्पोर्टेंस होती है कि ये जो मैं मतलब पेशेंट से पूछ रहा हूँ कि आपकी लास्ट फ्रॉम वीक टू डिपिकेट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है मैं उसके लिए प्लानिंग करवाता हूँ, तो इसलिए हम एक क्वेश्चन जो है उससे पूछते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि सम पेशेंट एक्सपीरियंस ओनली वन अटैक वाइल अदर हैव रिकरिंग सिम्टम, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि उसमें बार बार ये चीज़ें जो है वो आते हैं और अटैक कर लेते हैं, ठीक है, और ये जो सिम्टम होती है वो दोबारा जो है वो आते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि उसकी सीरियस इंटेस्टाइनल हेमरेज विद फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन सम केसेस, ठीक है। तो ये इसीलिए होता है कि जब वो एक इंसान से इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की वजह से डायरिया आकर होते, तो जब डायरिया आकर होते तो उस डायरिया की वजह से उससे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लॉस होते हैं, तो इसी वजह से उसकी हेमरेज आ जाती है सीरियस, और इसी तरीके से फ्लूइड लॉस जो है वो होती है, ठीक। फिर हमारे पास ये है कि उसकी जो डायग्नोसिस है तो हम किसी तरीके से उसकी डायग्नोसिस करवाएंगे। तो हमने तो ये पहले पढ़ा कि उसकी क्या होती है कि काजेस क्या है, जेनेटिक और इम्यूनोलॉजिकल, इमोशनल, और इस तरीके से हमारे पास न्यूट्रिशनल वगैरह, और जो इंटेस्टाइन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होती है, तो इसकी वजह से वो काज होती है। फिर उसके लिए हम मैनिफेस्टेशन को देखा कि वो वेट लॉस हो सकती है, उसकी स्टूल कलर चेंज हो सकती है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो लोकेशन प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। तो ये था हमारे सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये सब हमारे पास इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के मैनिफेस्टेशन मीन साइन सिम्टम था। फिर हमारे पास उसकी जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होती ना तो वो हमारे पास यही है कि पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री एंड सिम्टम, ठीक है।
तो ये भी हम देखेंगे कि पेशेंट सबसे पहले जब हम डायग्नोसिस स्टार्ट कर लेते हैं ना, मेडिकल मतलब हम प्रोसीजर करवाते हैं डायग्नोसिस के, मीन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजीज़ हिस्ट्री एंड मार्फोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली जब हम डायग्नोस कर लेते हैं तो हम लाजमी पहले हेल्थ हिस्ट्री देखेंगे एक पेशेंट के, फिर उसकी कोलोनोस्कोपी, फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबल सेगमेंटोस्कोपी। अगर कोई भी कोलन में कोई भी इंजरी हो या इसी तरीके से अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या क्रोन डिजीज़ हो तो ये हम डायरेक्टली क्या करवाते हैं, कोलोनोस्कोपी के ज़रिए। फिर सेगमेंटोस्कोपी, अगर सेगमेंट कोलन में कोई भी ऐसा एबनॉर्मल ग्रोथ वगैरह हो तो हम देखेंगे। फिर उसके लिए हम क्या करवाते हैं, मैनेजमेंट करवाते हैं। फिर हमारे पास क्या है कि म्यूकोसल बायोप्सी करवाते हैं, मीन जो जिस जगह पे भी म्यूकस लीशंस हो तो हम एक्सट्रैक्ट करके लैब में उस पर स्टडी करवाते हैं। फिर हमारे पास बेरियम एनेमा होते, तो बेरियम एनेमा तो हमने पहले ही पढ़ाया है कि ये हमारे पास बेरियम सल्फेट फ्लूइड होती है और ये हम उसमें इंजेक्ट करवाते हैं और फिर बाद में एक्सरे लेते हैं ताकि जहाँ पे भी कोई भी मसला हो तो हमें डायरेक्टली जो है वो थ्रू एक्सरे नज़र आती है। फिर हमारे पास टूल एनालिसिस में भी परफॉर्म टू कंफर्म द डायग्नोसिस, ठीक है। फिर हम उनके लिए स्टूल की कंफर्मेशन करवाते हैं कि स्टूल की कलर वगैरह टेक्सचर है कैसे, ठीक है। फिर हमारे पास ये है कि मेडिकल ट्रीटमेंट होती है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट में हम क्या है कि ट्रीटमेंट फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन डिजीज वेरियस बेस्ड ऑन द सिविरिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिम्टम, ठीक है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो हमारे पास और क्रोन डिजीज जो होती है उसके लिए जब हम मेडिकल मैनेजमेंट करवाते हैं ना तो हम उनकी सिविरिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ सिम्टम को देखेंगे। फिर हमारे पास कंजर्वेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट अप्रोच इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी डायरियल ड्रग्स एंड कंट्रोल डायरिया, ठीक है। तो हम उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरियल ड्रग देते हैं अगर कोई पर्सन को डायरिया अगर हो, फिर ठीक है। फिर हमारे पास ये है कि लॉन्ग टर्म सल्फलाज़ाइन थेरापी विच इज़ एन एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन, ठीक है। कोई भी इन्फ्लेमेशन होती है और वो हमारे पास क्रोन डिजीज़ में हो सकती है कि वो एडेमाटोस आ जाती है, मीन इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसकी जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है वो क्रोन डिजीज़ में नैरो हो जाती है, तो फिर हम उसके लिए सल्फलाज़ाइन थेरापी करवाते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, ताकि उसकी जो इन्फ्लेमेशन हो वो ठीक हो जाए। फिर हमारे पास मेडिकेशन टू रिलीव एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ठीक है। तो उसकी जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं ना तो उसके लिए भी हम मेडिकेशन देते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करवाते हैं कि द रिकमेंडेड डाइट फॉर द अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन डिजीज कंसिस्ट ऑफ लो फैट लो फाइबर फूड दैट आर हाई इन प्रोटीन एंड कैलोरी, ठीक है। तो हाई प्रोटीन एंड कैलोरी उसको इसलिए देता है कि वो जो भी चीज़ खाता है वो डायरेक्टली तो स्टूल और वोमिटिंग के ज़रिए वो एक्सक्रीट होती है, ठीक है। तो इसी वजह से उसको ज़्यादातर कम डाइट देते हैं, लेकिन वो डाइट देते हैं जो कि ज़्यादा प्रोटीन हो ताकि उसकी बॉडी डेवलपमेंट या बिल्डिंग जो है आसानी से हो जाए और कैलोरी भी उनको ज़्यादा मिला जाए। फिर हमारे पास क्या है कि और उसको लो फैट्स और फाइबर डाइट इसलिए देते हैं कि उसकी जो स्टूल होती है वो बहुत ज़्यादा क्या कि वाटरी होती है, मीन डायरिया उसको काज होती है, तो इसलिए हम उनको फाइबर फूड कम देते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जो लो फैट्स होते तो फैट्स भी इसीलिए कम देते हैं ताकि वो फैट जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन परफॉर्म करके उनको एनर्जी देता है, ठीक है। तो वो डायरेक्टली एनर्जी नहीं देता। फिर स्मॉल फ्रीक्वेंट फीलिंग आर रिकमेंडेड, ठीक है। तो उसको ये कहना, ये भी एजुकेशन देना है कि आप जो कुछ भी खाते हैं तो स्मॉल खाए और जल्दी का है, ठीक है। एक दफ़ा जो है
अपने आप को पुल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी और भी कॉम्प्लिकेशन की चांसेस हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होती सम पेशेंट बेनिफिट्स फ्रॉम लैक्टोज अवॉइडेंस, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो जब लैक्टोज की अवॉइडेंस करवाते हैं, मना करवाते, तो फिर क्या हो जाती है, पेशेंट की बेनिफिट्स होती है। तो हमारे पास फिर क्या है कि हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉन आर यूज फॉर मॉडरेट टू सेवियर काज टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो रिड्यूस इन्फ्लेमेशन के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, ठीक है, ताकि वो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं तो डायरेक्टली उनको एनर्जी देता है, ठीक है, और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करवाते हैं। फ्लूइड रिप्लेसमेंट में भी नेसेसरी टू ड्यूरिंग द एक्यूट अटैक, ठीक है। तो एक्यूट जब अटैक हो जाती है, मेन फ्लूइड की कमी आ जाती है, तो वो डायरेक्टली हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट करवाते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर गिवन व्हेन एनीमा इज प्रेजेंट, ठीक है। तो अगर एक पर्सन को एनीमा प्रेजेंट होती है, ठीक है, मतलब उसको एनीमा है, ठीक है, तो फिर उनको हम ब्लड जो है ट्रांसफ्यूज करवाते हैं, क्योंकि जब एनीमा हो जाती है तो उनकी आरबीसी जो कमी है वो वाक़ हो जाती है, ठीक है, उसमें फिर हीमोग्लोबिन की कमी जो है वो आ जाती है, तो इसी वजह से हम उनको ब्लड भी देते हैं। फिर हमारे पास क्या है कि ओरल जो है 5 अमाइनो सैलिक एसिड, ठीक है, डराइव सच एज ओसोलाजाइन सोडियम, ठीक है। तो ये क्या है कि सोडियम डाइज़िपाम which given डाइज़िपाम आर यूजफुल अल्टरनेटिव फॉर पेशेंट हु कैन नॉट टॉलरेट सल्फोनाज़ाइन, ठीक है। तो वो क्या करवाते हैं कि ओसोलाज़ाइन सोडियम जो होती है, यह हमारे पास डाइपेटियम जो है उसमें आती है, ब्रांड नेम में आती है। ये हम किस लिए यूज़ है कि ये अल्टरनेटिव यूज़, जब कोई भी पर्सन सल्फलाज़ाइन थेरापी हमने पहले बढ़ा, सल्फलाज़ाइन वो नहीं लेते, ठीक है, उनको इतना जो है टॉलरेंस नहीं है, फिर हम उनके लिए ओसोलाज़ाइन सोडियम देते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ओरल 5 अमाइनो सैलिक एसिड ये से ड्राइवर है। तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें, जिससे एमसीक्यूज़ आ सकती है। ये हमारे पास जो मेडिकल मैनेजमेंट है बहुत ज़्यादा डिटेल में हुआ है, ठीक है। तो फिर हमारे पास बेटसोनाइड्स इंट्रोक्रोट इज यूज टू हेल्प कंट्रोल डिजीज़ इन द इलियम, ठीक है। जब इलियम में डिजीज़ होती है तो उसको बचाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, उसकी जो इलियम होती है तो हम उनको मतलब ये इंक्रोड जो है वो देते हैं, ठीक है, ताकि उसकी जो डिजीज़ की स्प्रेड होने की चांसेस वो हम कम कर लेते हैं इसके थ्रू, ठीक है। मेरा हमारे पास क्या है कि पारा पेशेंट विद एडवांस डिजीज हु आर नॉट सर्जिकली कैंडिडेट कंडीशन सच एज एजोथ्राइप्रोन 6 मैक्रो, ठीक है। तो ये मेडिकेशन जो है, एक था हमारे पास एजेट्रोप्रीन जो है, और इसी तरीके से 6 मर्केप्टोन प्यूरिन है, और मीथोट्रेक्टेट लिउमिसोल है, और इस तरह से साइक्लोस्पोरिन में भी यूज़ टू हेल्प कंट्रोल द डिजीज़, ठीक है। तो ये मेडिकेशन जो है फिर हम ये देते हैं अगर एक पर्सन सर्जिकल पर्सन ना हो, ठीक है, मीन कंजर्वेटिव पेशेंट के लिए हम ये मेडिकेशन देते हैं। फिर क्या कि इन फ्लेक्सिबल रिसिमेडेट monoclonal antibodies against tumor necrosis tumor necrosis factor has a high response rate of over 80% of Crohn's disease, but only about a 50% success rate of ulcerative colitis administered intravenously according to the specific protocol, ठीक है। तो जो इनफ्लेक्सिबल के कि ये हमारे पास एक मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है, ये हम अगेंस्ट किस चीज़ के अगेंस्ट देते हैं, जो ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर होती है, मीन जो इंटरल्यूकिन और ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर होती है, ये हमारे पास इन्फ्लेमेशन की टाइम होती है, और वो
सेल को जो है वो डैमेज करवाते हैं। तो ये इसकी जो हाई रेट रिस्पांस होती है तो हमारे पास 80% क्रोन डिजीज़ में काम करते हैं और 50% जो सक्सेस रेट है वो हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस में काम कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो हम एडमिनिस्टर कर लेते हैं ना तो हम उसके लिए स्पेसिफिक प्रोटोकॉल फॉलो करवाते हैं, ठीक है। एम्प्लेक्सेम्बल, ठीक है। तो एक एम्प्लेक्सेम जो है हमारे पास के एक खास टाइप्स के ड्रग्स होते हैं। फिर हमारे पास क्या है कि जो ये हमारे पास सर्टोलाइजोम पिगोल जो है जो कि सिमजिया, ये हमारे पास एक ड्रग्स है कि स्पेसिकली फॉर अ पेशेंट विद मॉडरेट टू सेवियर कोन डिजीज व्हिच हु हैव नॉट रिस्पॉन्स टू कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। कोई भी डिजीज़ को वो मतलब इफ़ेक्ट शो नहीं करवाते हैं, ठीक है, क्रोन डिजीज़। तो फिर हम उनके लिए ये जो सिमजिया है तो हम देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि सर्जिकल जो मैनेजमेंट होती है या ट्रीटमेंट होते हैं तो उसके लिए हम एक तो है कि सर्जिकल इंटरवेंशन इज़ कंसिडर एज ए अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट फॉर सम पेशेंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस डिजीज़, ठीक है। तो फिर हम सर्जिकल के थ्रू इनके लिए अल्टरनेटिव मैनेजमेंट करवाते हैं ताकि उसकी डिजीज़ जो है इंटेस्टाइनल म्यूकोसल वाल जो होती है या इंटेस्टाइनल म्यूकोसल लाइनिंग जो होती है वो ठीक होने की चांसेस ज़्यादा होने जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि द सर्जिकल प्रोसीजर टिपिकली इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड पोर्शन ऑफ द बाउल ऑफ्टन थ्रू प्रोटोलोक्टोमी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करवाते हैं कि उसकी सर्जिकली प्रोसीजर के वो हम रिमूव हो जाए किस जगह में भी बाउल मतलब ऑब्स्ट्रक्ट होती है, मीन कोई भी इंटेस्टाइनल में ब्लॉकेज वगैरह या इसी तरीके लीशन वगैरह उस जगह को फिर जब वो सही नहीं हो रहा मेडिकेशन के थ्रू भी तो हम उनको उनके रिमूवल करवाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि NUC मतलब तो हमने एक पॉइंट मिस किया कि प्रोटोकोलेक्टोमी, ये भी हमारे पास वो प्रोसीजर है जो कि एक क्या है कि इफेक्टेड पोर्शन जब बाउल में होती है, मीन इंटेस्टाइन में होती है, तो वो हम रिमूव कर लेते हैं प्रोटोकोलेक्टोमी के थ्रू। अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट में भी कैंडिडेट पार अल्टरनेशन सर्जिकल ऑप्शन सच एज मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए। एक हमारे पास इलियल रिजर्वायर जो कि कोच पाउच जो है ये हमारे पास की कि एक प्रोसीजर है, ये भी हम अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए देता है। एक है हमारे पास की कि दिस प्रोसीजर इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ रिजर्वायर फ्रॉम इलियम allowing the patient to have control over waste discharge. A collection pouch is not necessary and the patient used catheter to empty the reservoir, ठीक है। तो हम इलियल रिजर्वायर या कोच पाउच में हम इसके लिए सर्जिकल मैनेजमेंट ये कर लेते हैं कि एक क्या करें कि हम क्रिएट कर लेते हैं पाउच सा, उसकी इलियम की जो बोन होती है उस जगह पे, और जो कोई भी डिस्चार्ज हो तो वो उस जगह पे आ जाती है और वो हम थ्रू कैथेटराइजेशन के थ्रू, ठीक है। तो इसकी कैथेटर के थ्रू वो हम एम्प्टी करवाते हैं, वो डायरेक्टली जो है एनल पे वो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट नहीं करवाते, ठीक है। तो ये हम एक प्रोसीजर हो गया कि कोई भी एनल वगैरह एनल या रेक्टम सेगमाइड ये इसमें कोई भी मसला आ जाए लीशंस वगैरह वो हम रिमूव कर ले। फिर इसके जो रिमूवल की प्रोसेस होती है वो हमारे पास जो है एलियल रिजर्वायर के थ्रू हम करवाते हैं। फिर हमारे पास क्या है कि एलो एनल एनास्टोमोसिस होती है। दिस प्रोसीजर अलाउ द पेशेंट टू रिटेन कंट्रोल ओवर द एनल स्पेंचर फॉर वॉलंटरी डिफेक्शन, ठीक है। इट एलिमिनेट द नीड फॉर एन एक्सटर्नल पाउच और बैग्स फॉर वेस्ट कलेक्शन। तो क्या है कि एलियो एनल एनास्टोमोसिस जो होती है हम आउटसाइड द एब्डोमेन जो होती है एक पाउच सा उसको क्रिएट करवाते हैं और जो भी चीज़ें उसमें आ जाती हैं फिर वो क्या है कि उसमें जो वॉलंटरी डिफिकेशन होती है
वो आ जाती है मीन उसकी स्पेंचर जो है एनल स्पेंचर पाल्वोलेंट्री डिफिकेशन, ठीक है। तो वो जब ये ऐसा प्रोसीजर में हम तो इसीलिए उसको वॉलंटरी डिफिकेशन करवाते हैं कि वो जिस जगह चाहते हैं जब वो डिफिकेशन करवाते हैं तो ये बैग जो है वो रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से उसको वॉलंटरी डिफिकेशन की वर्डिंग जो है उसने दिया है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि उसमें द अल्टरनेटिव प्रोसीजर आर नॉट टिपिकली परफॉर्म फॉर क्रोन डिजीज, ठीक है। तो ये जो टू डिजीज़ था हमने ये किस चीज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए जो अल्टरनेटिव प्रोसीजर सर्जिकल था वो हमने किया। एक हमारे पास एलियल जो कि सर्वाइवर था चोक पाउच, ये MCQ उसके लिए याद रखें, ठीक है। और जो दूसरा था वो हमारे पास के कि एलोएनियल का एनास्टोमोसिस था। ये भी हम किस चीज़ के लिए करवाते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए। मीन जो म्यूकोसा जब डैमेज हो जाती है तो इसके लिए, ताकि वो बार बार जो भी फ्लूइड और इसी तरीके से वेस्ट मटेरियल उस पर मतलब चले जाते हैं तो वो और भी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो इसीलिए हम कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए उस जगह पे कोई भी जो है फ्लूइड और ये चीज़ें जाने से रोकता है ताकि वो उसकी जो लीशंस वगैरह हो वो उसकी हीलिंग हो जाए। और ये क्रोन डिजीज़ के लिए अल्टरनेटिव प्रोसीजर नहीं है बिकॉज द डिजीज़ प्रोग्रेस द एरिया ऑफ द रिजर्वायर कैन बिकम इन्वॉल्व अफेक्टेड बाय द डिजीज़, ठीक है। तो क्रोन डिजीज़ जो है वो स्प्रेड होती है तो इसी वजह से हम इसके लिए कोई भी रिजर्वायर वगैरह ये चोक पाउच ये हम नहीं करवाते। तो ये था हमारे पास कि एक इरिटेबल बाउल डिजीज़ था। और इसी तरीके से हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस या नर्सिंग मैनेजमेंट आ जाती है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम इसके लिए क्या करवाते हैं कि सबसे पहले उनसे ये कलेक्ट कर लेते हैं कि गैदर इंफॉर्मेशन करवाते हैं। मीन उसकी जो कंप्रहेंसिव डाटा होते हैं तो हम चेक करवाते हैं। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। और डायरेक्टली जो है वो रीडिंग आप खुद अपने लिए करवाएं, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपको टाइम कंज्यूम करवाते हैं। इसीलिए हम डायरेक्टली एक एक पॉइंट जो असेसमेंट में हम देखते हैं आपको करवाते हैं। तो दूसरा जो है हमारे पास फिज़िकल एग्जामिनेशन है। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन हम उसकी जो टेंडेंस वगैरह है कोई भी एब्डोमिनल में डिस्टिंक्शन हो वो हम देखते हैं। फिर तीसरी नंबर हमारे पास क्या है कि वाइटल साइन देखते हैं कि कोई भी इरेगुलरिटी तो उसकी बॉडी में नहीं है। वाइटल साइन से जो है हर चीज़ की पता चल जाती है। फिर हमारे पास चौथी नंबर जो है वो हमारा मैंडेटरी लेबॉर्ट्री वीडियो जो है मतलब वाइट ब्लड सेल और ये चीज़ें हम देखते हैं कि अगर कोई भी उसकी वाइट ब्लड सेल की काउंट ज़्यादा होती तो हमें पता चलता है कि उसमें कोई भी इन्फेक्शन काज होने वाला है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि आज से तकलाइन उसकी न्यूट्रिशन नीड को भी चेक करना है कि कोई भी मसला तो नहीं है उसमें। फिर हम उसकी जो इवाल्वेट द क्लाइंट इमोशनल वेलबींग की कोपिंग स्ट्रेटजी रिलेटेड, ठीक है। तो ये हम उसकी जो कोपिंग स्ट्रेटजी के रिलेटेड मसले है ये हम क्या देखते हैं, ठीक है, जो क्रोनिक डिजीज़ वाले पर्सन हो। फिर हमारे पास क्या है उसकी डायग्नोसिस क्या है। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले क्या है कि एक्यूट क्रोनिक पेन होती है, क्या कि उसकी इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन होती है। दूसरा नंबर पर हमारे पास क्या है कि दूसरे नंबर पे न्यूट्रिशन जो है कमी जब आ जाती है क्योंकि वो सही तरीके से फ्लूइड जो है वो नहीं ले रहा हो तो इसी वजह से। फिर तीसरी नंबर जो है हमारे पास रेस्पिरेटरी फ्लूइड वॉल्यूम डिफेक्ट इसीलिए कि उससे डायरिया वगैरह होती है। एंजाइटी इसीलिए कि उसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है अनप्रेडिक्टेबल नेचर एंड इरिटेबल इम्पैक्ट द डेली लाइफ, ठीक है। तो वो डेली लाइफ पे जो है असरअंदाज हो सकती है क्योंकि वो जब इरिटेबल बाउल डिजीज़ अगर होती है तो आप उसके लिए अगर वो ठीक ना होते हैं तो फिर हम उनके लिए जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हमने पढ़ा कि एनास्टोमोसिस तो ये सब चीज़ें हम करवाते हैं तो ये भी मुश्किल हो जाती है पेशेंट के लिए कि वो अपने लिए एक पाउच जो है वो आपके साथ अपने लिए रखते हैं कि हम कोई भी डिफिकेशन करवाते हैं तो उसमें करवाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड चांसेस हो। फिर हमारे पास क्या है कि उसकी प्लानिंग होती है, ठीक है। तो प्लानिंग में हम उसके लिए कोलैबोरेटिंग देते हैं ताकि उसकी कोई भी मसला हो नीड हो वो पूरी हो जाए, ठीक है। न्यूट्रिशनल नीड हो, फ्लूइड डिफेक्ट हो, ठीक है, एंजाइटी हो तो उसके लिए हम काउंसलिंग वगैरह ये अरेंज करवाते हैं। और उसके लिए जो इंटरवेंशन एड्रेस होती है मीन इंडिविजुअल केयर प्लान स्पेसिफिक इंटरवेंशन टू एड्रेस नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। तो अगर स्पेसिफिक सिचुएशन हो तो उसके लिए हम
एक प्लानिंग करवाते, फिर उसकी क्लाइंट की एजुकेशन के लिए हम देते हैं ताकि उनकी सेल्फ जो है वो इनकरेज हो, ठीक है। फिर उसके लिए हम क्या कि फैमिली जो है सपोर्ट सिस्टम हम करवाते हैं कि फैमिली को कहते हैं कि उसकी जो है केयर किया जाए, ठीक है। फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम अगर जान ले तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, पेन के लिए हम उनको पेन किलर देते हैं, एलर्जिसिक देते हैं। उसकी न्यूट्रिशनल नीड जो होती है वो हम पूरी करवाते हैं, लेकिन उसको लो फैट और लो फाइबर डाइट देते हैं और मोर जो है प्रोटीनिक डाइट और मोर कैलोरिक डाइट देते हैं। ये भी आप याद रखें पॉइंट, ठीक है। फिर हम उसकी इनपुट और आउटपुट लाजिम क्या करवाते हैं, अरेंज करवाते हैं कि उसकी ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन कितना देते हैं और वो कितना एक्सक्रीट करवाते हैं। फिर हमारे पास क्या है कि जो टीच स्ट्रेस रिडक्शन, उसकी स्ट्रेस की रिडक्शन के लिए हम उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम काउंसलिंग करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम उसकी एजुकेशन, द क्लाइंट इम्पोर्टेंस, मेडिकेशन कंप्लेंट्स, रेगुलर फॉलो अप अपॉइंटमेंट करवाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या है कि हम जो इम्प्लीमेंटेशन है, तो फिर इवाल्वेशन में हम देखते हैं कि जो हमने पेन मेडिकेशन दिया तो उस पर असर हुआ या नहीं, उसकी पेन रिलीफ हुई या नहीं। फिर उसकी जो न्यूट्रिशन स्टेटस है तो उसकी न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा हो गया हमने जब ये चीज़ें दिया, ठीक है। तो ये सब हमारे पास क्या है कि हम इवाल्वेशन करवाते हैं। तो आप अगर कीमत नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे लिए मोटिवेशन होती है, समझ गए।